बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है स्थानीय शासन। तो बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित आपके पॉलिटिकल साइंस के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म हो, टर्म हो, एनुअल, फाइनल, टर्म 2, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो निकल सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों जो इस चैप्टर से हर बार आपके पेपर में आते ही आते हैं, वे क्वेश्चन जो ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया जाएगा। यदि आपने ये कंप्लीट आज का हमारा सेशन जो एपिसोड है कंप्लीटली एंड तक देख लिया, तो भैया आपके पॉलिटिकल साइंस के हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आ जाए उसके लिए चैप्टर नंबर 8 की एकदम बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा। इसके बाद में आपको चैप्टर पढ़ने तक की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपने ये अच्छे से देख लिया, 40 से 50 मिनट का बनेगा, ध्यान से देख लेना, सारी चीजें आपको समझ में ही आ जाएंगी, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम के वाले जो बच्चे उनको समझाई दूंगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए आंसर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने एक बेसिक से क्वेश्चन से, जो कि एक तरीके से चैप्टर का इंट्रो है। क्वेश्चन है हमारा कि आखिर स्थानीय शासन का अर्थ क्या है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, आखिर हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन हो गए, स्थानीय शासन का अर्थ और स्थानीय शासन की आवश्यकता, ठीक है भाई। तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर स्थानीय शासन का मतलब क्या है। तो देखो, आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय संविधान ने सरकार जो है, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। लेकिन ये सभी जो है वो एक गांव के स्तर पे या फिर जिला के स्तर पे काम नहीं कर सकती है। तो इसीलिए गांव और जिला स्तर के शासन को चलाने के लिए ये स्थानीय शासन विकसित किया गया था। स्थानीय शासन बेसिकली अगर देखा जाए तो गांव के लेवल के, जो जिला लेवल के लोग हैं, इनके नजदीक का, एकदम नजदीक का शासन है, जहां पे इनकी डेली बेसिस जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, और कम खर्चे में किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया आपको स्थानीय शासन कि गांव या फिर जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, जो कि गांव के लोगों का सबसे नजदीकी शासन होता है, ठीक है ना। उन्हें अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्या कर सकते हैं, अपने स्थानीय लेवल पर जो शासन है उसी की सहायता ले सकते हैं। आखिर क्यों हमें इस स्थानीय शासन की आवश्यकता पड़ी? तो भैया सबसे पहले आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हमारे संविधान का जो एक महत्वपूर्ण बेसिकली विशेषता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो स्थानीय शासन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि गांव के लेवल तक ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसको और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके, ठीक। दूसरा ये है कि स्थानीय स्तर पर, यानी कि गांव के लेवल पे या फिर जिला के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन लोगों की राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तीसरा यह है कि सामान्य नागरिकों की प्रतिनिधि निधियों तक पहुंच होती है, क्योंकि देखो जो भी स्थानीय शासन के लोग होते हैं वो हमारे गांव से या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही होते हैं। तो उससे क्या होता है, हम उससे रोजाना तरीके से अपनी समस्या को सुलझा भी सकते हैं और उनसे हमारा परिचय होता है बेसिकली, ठीक है। चौथा क्या होता है कि कार्य को सफल व तीव्र से करने के लिए, जैसे कि जन कल्याणकारी कार्य, अब जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव में, ठीक है, कोई कोई सड़क बननी है, ठीक है, या फिर कोई पुल बनना है, या फिर कोई सफाई अभियान चलाना है, स्कूल स्कूल बनाना है, तो क्या इसके लिए कहीं से कोई वो जो कार्यपालिका होती है उसको कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने के लिए आएगा? नहीं। तो इसीलिए कार्य को तेजी से करने के लिए, सफल तरीके से कम खर्चे में करने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भाई। पांचवा ये है कि स्थानीय शासन में हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक अच्छा सा संबंध बना रहता है, ठीक है ना, और अच्छा सा प्रशासन होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अलग है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय शासन के जिन निकायों को आज हम देखते हैं, ठीक है ना, उसके जो निर्वाचित निकाय थे वो कब अस्तित्व में आए थे भैया? तो 1882 के बाद में, ठीक है। ये आपको आवश्यकता में नहीं लिखना है, बस ये मैंने आपको अलग से एक पॉइंट बता दिया यदि आपसे पूछ लिया जाए तो। ओके बच्चों, स्थानीय शासन क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, दोनों पार्ट समझ में आ गए अच्छे तरीके से। चलिए अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहां से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या मीनिंग है इस संबंध में आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो दूसरा जाता है कि व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ लोड्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स नीड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि आखिर हमें क्यों
लोकल गवर्नमेंट की नीड है और आखिर ये होती क्या है। ओके बच्चों, तो क्या है और क्यों आवश्यकता है, वेल समझ गए होंगे। अब आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये वैसे देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि जब 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में होता है और 1993 में पारित हो जाता है, आगे चल के क्या विशेषताएं निकलती हैं, इसके संबंध में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको वो आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आपको बस ये समझना है कि जो स्थानीय निकाय है यानी कि स्थानीय जो शासन होता है, इसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है, ठीक है ना। तो महिलाओं की स्थिति कैसी है भाई, महिलाओं की स्थिति इस मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कैसे भाई, क्योंकि इन्हें ना आरक्षण का प्रावधान दिया गया, जैसे कि आरक्षण का प्रावधान दिया यानी कि 1/3 सीटों पर या फिर कुछ सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है, जिसकी वजह से यदि आप बहुत सारे गांव में जाके देखेंगे तो वहां पे अध्यक्ष के तौर पे या फिर सरपंच के तौर पे महिलाएं देखने को मिलेंगी। आपने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज देखी होगी, ठीक है ना, तो उसमें भी महिलाएं ही सरपंच आपको देखने को मिलती है, उनके पति अध्यक्ष में कार्य करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। जैसे मान लेते एग्जांपल के लिए, एग्जांपल नहीं बल्कि एक डाटा है कि आज के समय में कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों में और तकरीबन 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुक पंचायत में, तकरीबन 80,000 महिलाएं ग्राम पंचायतों में सरपंच बनी हुई हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। तकरीबन 200 महिलाएं जिला पंचायतों में और 2000 महिलाएं प्रखंड या फिर जिसे तालुका पंचायत कहते हैं यहाँ पे, और 80,000 जो गांव हैं इनके मतलब यहाँ पे जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो महिलाएं हैं, ठीक है ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, स्थानीय शासन के तौर पे महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। वहीं नगर निगम में 30 महिलाएं जो है वो मेयर हैं यानी कि महापौर होते हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गांव के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुक लेवल पे महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी है, ठीक है भाई। और ये किसकी वजह से, क्योंकि स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी इनको भी आरक्षण दिया गया, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहां से पढ़ सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज या फिर जो लोकल गवर्नमेंट होती है, इस संबंध में आप यहाँ पे देखेंगे तो इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रोविजन या फिर रिजर्वेशन जो इन्हें मिला है इसकी विशेषता। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि गांव और जिला स्तर के शासन के लाभ बताइए। यानी कि सिंपल सा हमें क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछ ले, क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गांव और जिला स्तर के शासन के लाभ का वर्णन कीजिए। यानी कि सिंपल सा हमें बताना है कि आखिर भाई जो स्थानीय शासन है, ठीक है, स्थानीय शासन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, स्थानीय शासन के एक नहीं दो नहीं बहुत से लाभ है, ठीक है। सबसे पहला लाभ ये होता है स्थानीय शासन की वजह से जो उसके ऊपर की गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका कार्यभार कम हो जाता है, ठीक है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइम होता है, उसकी जो पावर होती है वो भी बचती है और वो अपने समय और अपने शक्ति को कहां लगा सकता है, जनता के कल्याण में एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है। यानी कि देखिए मान लेते हैं कि यदि कोई सड़क वगैरह बनवानी है, कोई पुल बनवाना है, ठीक है, या कोई स्कूल बनवाना है गांव में, तो उसके लिए क्या होगा, मजदूर बाहर से तो बुलाएगा नहीं, ठीक है। सरपंच वो क्या करेगा, अपने ही गांव के जो लोग हैं उनको बोलेगा बनाने के लिए, ठीक है, उनको पैसा देगा। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और वो अपने ही कार्य को ऐसे करेंगे, हमारे गांव का तो हमें अच्छे से करना चाहिए, तो ये भी भावना उनके अंदर आएगी, ठीक है। तो ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरा ये है कि स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है। क्यों सुधार आता है भाई, क्योंकि जो लोग सरपंच जो बना है, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो हमारी जान पहचान का ही है, तो इससे क्या होगा कि संबंध काफी अच्छे बनते हैं, ठीक है। चौथा ये होता है कि स्थानीय निकायों के द्वारा नवीन योजनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी कि नई नई योजनाएं गांव में कैसे कैसे चलानी है, तो वो हमें स्थानीय निकाय से आसानी से पता चल सकती हैं अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो, ठीक है। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च में होता है और एकदम समय के अनुसार हो जाता है और कम समय में भी हो जाता है कई बार तो, ठीक है। कोई भी समस्या होती है स्थानीय लेवल पे, गांव लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो आसान तरीके से आसानी से सुलझ भी जाती है। ये सिंपल सा काम हो गया हमारा यहाँ पे। ओके बच्चों, वेल ये चीज आपको समझ में आ गई कि आखिर हमें गांव और जिला स्तर के शासन मतलब इसके लाभ का वर्णन कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन क्या था हमारा, एक क्वेश्चन था कि आखिर हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। एक क्वेश्चन है इसके लाभ क्या है, तो क्यों है वो अलग है और लाभ क्या है ये अलग पार्ट, इसीलिए मैंने इसको आपको अलग बताया। ओके बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो देख सकते हैं
कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, या फिर डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना भाई, ऐसे समझ लेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। ये तो हो गए इसके लाभ। अब एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है इसमें कि भाई आखिर क्या इसकी कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं लोकल गवर्नमेंट की, स्थानीय शासन की, क्या समस्याएं यहाँ पे सामने आ जाती है। तो पहली समस्या आती है भाई इसके पास में धन का अभाव। धन का अभाव कैसे? क्योंकि स्थानीय शासन में कोई भी जल्दी से निवेश करने को राजी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि साथ ही स्थानीय शासन के पास पैसा काफी कम होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि जनता जागरूक नहीं होती है स्थानीय शासन को लेकर, तो यही नहीं पता होता है कि हमारा सरपंच क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, और सरपंच जो है कुछ होते हैं भ्रष्टाचारी, वो अपना पैसा हड़प जाते हैं जब जनता जागरूक नहीं होती है। ठीक है, तीसरा ये है कि आय से अधिक खर्चा होना। ठीक है, क्योंकि देखो जब धन का अभाव है और इसके पास में सरपंच जो स्थानीय शासन है, सरपंच वगैरह जो होता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक या फिर ग्राम के लेवल पे जो भी अधिकारी होता है, मुखिया होता है, उसके पास खर्चा उतना आता नहीं है जितना कि खर्चा हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है कि स्थानीय शासन के जितने भी मुखिया होते हैं, इनको अपने पास पैसे के लिए किस पे निर्भर रहना पड़ता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे देखिए गांव है तो गांव में कोई स्थायी धन निवेश करने तो आएगा नहीं, तो ये भी इनकी समस्या आ जाती है। लेकिन स्टेट में देखेंगे तो जरूर आते हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे, लेकिन गांव में ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी इसकी समस्या है, धन का अभाव होना, जनता का जागरूक ना होना, आय से अधिक खर्चा, वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भरता और स्थायी धन का निवेश का अभाव। सिंपल सा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में समझ लेंगे कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम देखते हैं। पहली है लेक ऑफ मनी, पब्लिक नॉट बीइंग अवेयर, स्पेंडिंग मोर देन इनकम, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल हेल्प, लाक ऑफ स्टेबल मनी इन्वेस्टमेंट। दैट्स ऑल ऑफ योर आंसर्स। ओके बच्चों, चलिए देखिए इस तरीके से हमारा जो समस्या वाला पार्ट था वो तो हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। ओके, अगेन एक बार अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन ये है कि आखिर भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हो। ठीक है, वैसे ये जो टॉपिक था कई साल से 2 साल से डिलीट था, लेकिन आपके सेशन के लिए ये टॉपिक जो है वो आ रहा है। ठीक है, कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। लिखेंगे आंसर किस तरीके से, देखिए भारत में स्थानीय शासन का विकास। तो इसकी शुरुआत कुछ यूं होती है कि आधुनिक समय में जितने भी ये निर्वाचित निकाय हम देखते हैं, इन ये जो थे वो 1882 के बाद में अस्तित्व में आए थे। यानी कि जो भी स्थानीय शासन के निकाय को आज हम देखते हैं, ये शुरुआत हुई थी इनकी 1882 के बाद में। ठीक है, इन्हें उस समय क्या कहा जाता था, उन्हें स्थानीय शासन नहीं बल्कि क्या कहते थे, मुकामी बोर्ड कहा करते थे। ठीक है, और तो पहला क्या हो गया भाई कि 1882 के बाद में अस्तित्व में आए, उन्हें बोलते थे मुकामी बोर्ड। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कि ग्राम पंचायत बनेगी बनेगी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इससे ग्राम पंचायत बनने का मार्ग खुला था। ठीक है ना, तो धीरे धीरे बातें चलती रही। फिर उसके बाद में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, इससे स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। ठीक है, हालांकि ये जो पॉइंट है मुझे बाद में लिखना चाहिए था, पहले स्थानीय जो सरकार का अधिनियम था, इसके बाद में आएगा ये 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये क्या था भाई? तो ये एक ऐसा प्रयास था जिससे कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई। ठीक है, ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश और केंद्रीय सरकार पे बहुत ज्यादा निर्भर थे। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? देखिए दोबारा समझा देता हूं, अब ध्यान से समझ लीजिएगा। बेसिकली जितने भी आधुनिक समय में हम निर्वाचित निकाय को देखते हैं, ये 1882 के बाद में अस्तित्व में आए। यानी कि जिस स्थानीय शासन को आज हम देखते हैं, ये बेसिकली 1882 के बाद में अस्तित्व में आए थे। और जब ये आए थे तो इन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत बनाई जाए या ना बनाई जाए, इसको लेके सबसे बड़ा मार्ग खुला था 1919 के भारतीय सरकार के अधिनियम से। ठीक है, इस अधिनियम के बाद में 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, जिसके तहत पंचायत की त्रिस्तरीय बनावट की बात की गई। ठीक है, और जब ये बनावट की बात की गई, तब भारत में संविधान संशोधन हुआ 73वां और 74वां। उसके बाद में जो स्थानीय शासन था, इससे और ज्यादा मजबूत आधार मिल गया था। ठीक है, और जब इसे स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, तो यहाँ पे 1987 के बाद में स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। यानी कि स्थानीय लेवल पे
हमें संस्थाओं को कैसे विकसित करना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए, करवाने चाहिए, क्या क्या शक्तियां देनी चाहिए। तो इस मामले में एक बहुत ही गहन पुनरावलोकन की प्रक्रिया शुरू हुई और फाइनली 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने की बात कर दी। यानी कि अभी तक हम स्थानीय शासन को स्थानीय शासन नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें निकाय बोलते थे। तो उन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने की सिफारिश जिसने की 1989 में पीके थुंगन समिति। ठीक है, उसके बाद में ये जो ग्राम पंचायत वाला या फिर जिला पंचायत वाला या फिर नगर पालिका परिषद वाली जो व्यवस्था है वो बेसिकली ब्राजील के संविधान से ली गई है। ठीक है ना। संविधान का 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित होता है और उसके बाद में 1993 में पूरी तरीके से लागू होता है। तब पूरी तरीके से स्थानीय शासन संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी को एकदम अच्छे से तरीके से? क्या समझ में आ गया? 1882 से पहले, मतलब 1882 तक इन्हें मुकामी बोर्ड कहते थे। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ग्राम पंचायत बनने का मार्ग खुला। 1952 का जो समन्वय विकास कार्यक्रम था, इसमें ग्रामीण विकास के जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी बात की गई। उसके बाद में 1987 में क्या कार्य सौंपने चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इसके मामले में गहन पुनरावलोकन हुआ। 1989 में स्थानीय शासन के जो निकाय थे इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने की बात की गई और फाइनली 73वें 74वें संविधान संशोधन में 1993 के बाद में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। उसके बाद में देखिए, वैसे ये जो डेट है ना 1992, ये कि पारित कब हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था उस टाइम तक। ठीक है ना, लागू हुआ था 1993 में बेसिकली। ओके, और ब्राजील के संविधान से ये जो स्थानीय शासन की व्यवस्था वहां से ली गई थी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं कि हाउ डिड लोकल गवर्नमेंट डेवलप इन इंडिया, कैसे डेवलप हुई थी। सबसे पहले मुकामी बोर्ड की हम बात करेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की बात करेंगे। उसके बाद जो द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 1952 इसकी हम बात करेंगे। ये जो है वो आपका सबसे आखिरी पॉइंट आ जाएगा। देन फिर हम बात करेंगे कि डीप रिव्यू के बारे में। 1989 में पीके थुंगन जो कमेटी थी इसने जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज थी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की थी। एंड उसके बाद में जो बाकी के पॉइंट है यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का अभी तक हमने 30% भाग जो कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप कि यहाँ तक के जितने मैंने आपको पार्ट समझाए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आए हैं तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे बताएं कि यस सर समझ में आ चुका है। ठीक है ना, सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे यस सर समझ में आ चुका है। देखिए, आप कई बार यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछते तो मैं शायद रिप्लाई ना कर पाऊँ आपके जवाब का, सवाल का। ठीक है ना, आपके सवाल का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का आंसर दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 क्वेश्चन। आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा कि स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना का वर्णन कीजिए 6 मार्क्स में, तो इससे आपको क्या याद आया? आपको याद आया होगा कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना ये भी 6 मार्क्स में आई थी और ये स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना। कई बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि पिरामिड रूपी संरचना का मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि इस तरीके से ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में सबसे ऊपर आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर यहाँ पे आती है ब्लॉक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो नहीं बेसिकली, कोर्ट तो अलग बात हो गई, डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे जाती है ब्लॉक लोकल गवर्नमेंट और यहाँ पे जाती है विलेज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, डीएल बीएल बीएल, है ना। तो आखिर इनकी विशेषताएं क्या क्या ये मैं समझा। तो स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना में सबसे पहले पायदान पे होती है जिला पंचायत, यानी कि ये जो हमारा पायदान है, ये जो त्रिभुज है बेसिकली, इसमें सबसे पहले आती है जिला पंचायत, दूसरे पे आती है ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक आ गई, और तीसरे पे आ जाती है ग्राम सभा जो कि इसीलिए पे आती है। ठीक है ना, तो एक एक करके अब हम ये समझेंगे इनके कार्य और इनकी विशेषता है। तो सबसे पहले पायदान पे आती है जिला पंचायत, तो पहली विशेषता, तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना में जिला पंचायत सबसे ऊपरी पायदान पे आती है। इसके दायरे में पूरे जिले के सभी ग्रामीण इलाका आता है, यानी कि एक जिले में चाहे कितने भी 10, 20 या 50 जितने भी गांव हो, उन सभी वो सभी किसके नियंत्रण में आते हैं? जिला पंचायत। जिला पंचायत जिले की पंचायत व्यवस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण करती है, यानी कि जिले की पंचायत जो होती है नॉर्मली स्थानीय ब्लॉक, इन सभी का पर्यवेक्षण करती है तथा विकास कार्य को समन्वित करती है। यह पंचायत समितियों में राज्य सरकार से प्राप्त तत्कालीन अनुदान को वितरित भी करती है, यानी कि क्या होता है कि यही, यानी कि जिला पंचायत जो है ये राज्य सरकार से प्राप्त जो भी पैसा होता है उसको बाकी पंचायतों तक पहुंचाती है।
राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गए कुछ कार्य जो होती है वो ये डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो करती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट है जिला पंचायत के। ठीक है भाई, क्या क्या ऊपरी पायदान पे होती है, पूरे जिले के सभी गांव इसमें आते हैं। ठीक है, जिला पंचायत जो है जिले की जितनी भी पंचायत होती है इनके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है, विकास देखती है, और अनुदान जो भी आता है भारत सरकार की तरफ से उसे भारत सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसकी तरफ से वो बांटती है, और कुछ कार्य होते हैं जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ये सिंपल। ठीक, दूसरे स्तर पे कौन सी आई थी हमारी, प्रखंड या फिर तालुक पंचायत। तो बेसिकली प्रखंड या फिर हम इसे ब्लॉक पंचायत कहते हैं। तो ये ब्लॉक स्तर पर गठित स्थानीय शासन होता है। ठीक है, जिसे हम प्रखंड पंचायत कहते हैं। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहां पे मंडल या फिर ये तालुक पंचायत की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसके कार्य होते हैं कहीं पे आग लग जाए, ठीक है, बाढ़ पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, भूकंप हो जाए या फिर महामारी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ऐसे में जो लोग हैं उनकी सहायता करना, सार्वजनिक बाजारों मेलों में, प्रदर्शनियों में, इन सभी का प्रबंधन करती है, ग्रामीण विकास करती है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मतलब बहुत से पॉइंट हैं जो इसके कार्य में आ जाते हैं। और यही पॉइंट जो ये आपने यहाँ पे कार्य देखे है ना, यही पॉइंट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डाल सकते हैं और स्टेट जो बेसिकली विलेज लेवल है इस पर भी। अब बारी आ जाती है ग्राम पंचायत की यानी कि ग्राम सभा की। तो ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव आते हैं। गांव छोटा है तो उसमें 2 गांव भी आ जाते हैं या फिर एक भी आ जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है या फिर हम उसे मुखिया कह सकते हैं। ठीक है, इनके कई कार्य होते हैं, लाइक ग्रामीण आवास, निर्माणी आवास क्षेत्र बनवाना। ठीक है, साथ ही गांव में पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गी पालन, इन सबको प्रोत्साहन देना, पेयजल, सड़क, पुल घाट, इन सभी का निर्माण कराना, औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन संबंधी कार्य करना जिससे कि गांव जो है स्वच्छ रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण पंचायत में, अगर हम ग्रामीण भारत में देखें तो तकरीबन जिला पंचायतों की संख्या है 500। ठीक है, वहीं पर मध्यवर्ती या फिर प्रखंड स्तरीय जो पंचायत है उनकी संख्या है 6000। ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो कितनी है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि तकरीबन 2,50,000 के 2.5 लाख है। और शहरी भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम है, 14 से ज्यादा नगर पालिकाएं हैं और 2000 से ज्यादा नगर पंचायत है। ठीक है ना, तो ये एक डाटा है। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है, तो तकरीबन 500, मध्यवर्ती तकरीबन 6000, ग्राम पंचायत तकरीबन 2.5 लाख। शहरी भारत में कितने नगर निगम है, तो 100 से ज्यादा है, नगर पालिकाएं 14 से ज्यादा है, नगर पंचायत है 2000 से ज्यादा। ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। क्या भाई, आप सभी को अच्छे समझ में आ गया ना कि हाँ जिला पंचायत क्या है। ठीक है ना, और इसके कार्य वगैरह, कार्य में आपको जो 2-4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद प्रखंड या तालुक पंचायत आ जाता है, सबसे आखिरी आ जाता है ग्राम सभा पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत। ओके भाई, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि डिस्क्राइब द पैरामेडिक टाइप स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में सबसे पहले पायदान पे आती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट। ओके, एंड सेकंड पे आ जाती है हमारी ब्लॉक और तालुक पंचायत। ठीक, या पढ़ लीजिए। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी ग्राम सभा या फिर एक तरीके से तीसरे नंबर पे जो है वो ग्राम पंचायत आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में कुछ छोटा सा डाटा जो था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सिंपल तरीके से। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपके 2 मार्क्स से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 6 मार्क्स से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर एक भी आ सकता है। ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का वर्णन कीजिए, या फिर पूछा जा सकता है 73वें संविधान संशोधन का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहले तो आप एक भूमिका बनाएंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक भूमिका तो लिखनी पड़ेगी, जैसे कि आपने हर एक में देखा था। भूमिका लिखेंगे कि सन 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया, लेकिन पूरी तरीके से 1993 में ये लागू हुए थे दोनों के दोनों। ठीक है, एक विशेषता, एक भूमिका आप ये लिख सकते हैं, या फिर एक भूमिका आप ये भी लिख सकते हैं कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन ये स्थानीय शासन से जुड़ा है, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक भूमिका या फिर दोनों लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है,
तो भाई 73वें संविधान संशोधन के जो अब प्रावधान है उसे ध्यान से समझिए। पहला प्रावधान था यहाँ पे कि स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना, जिसके मामले में अभी अभी हमने एक 6 मार्क्स का प्रश्न देखा है। ठीक है, क्या देखा था कि इसमें सबसे पहले पायदान पे जिला पंचायत होती है, दूसरे पायदान पे ब्लॉक या फिर समिति पंचायत होती है, और तीसरे पायदान पे ग्राम सभा या फिर एक तरीके से ग्राम पंचायत होती है। ओके बच्चों, तो ये पहली विशेषता होगी इसकी पिरामिड रूपी संरचना। दूसरी विशेषता है इसके चुनाव की, कि देखो पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं इसके तीनों स्तर के जो चुनाव है वो कौन करती है? जनता करती है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर गांव के जो सरपंच वगैरह होते हैं इसके चुनाव कौन करती है? हम ही करते हैं। गांव के लोग, जो जनता होती है वही करती है। और इनकी अवधि भी ठीक जैसे लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल होते हैं, मतलब लोकसभा का जैसे कार्यकाल होता है 5 साल का, वैसा ही इसका भी होता है। राज्यसभा का तो 6 साल का होता है। ठीक है, इसका भी 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, इसके तहत कुछ विषयों का स्थानांतरण किया गया, जैसे कि संविधान के संशोधन के तहत 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले कर दिया गया। ठीक है, और ये सारे विषय स्थानीय विकास और स्थानीय कल्याण की जरूरत से संबंधित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया? 3 स्तर की जो पिरामिड रूपी संरचना है ये। दूसरा, चुनाव सीधा जनता करती है। तीसरा, तकरीबन 29 विषय इनको किसे सौंप दिया गया? स्थानीय शासन को। ठीक है, ये हो गई आपकी 3 विशेषताएं। अब चौथी बहुत बड़ी है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे अलग से 2 मार्क्स में पूछी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या है भाई यहाँ पे चौथी विशेषता? चौथी है आरक्षण की। बेसिकली देखो, ग्राम पंचायत में या फिर बेसिकली जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन की बात करते हैं, तो इसमें महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। इसी आरक्षण का लाभ ये हुआ है कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य कर रही हैं। और अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा था ना, वो पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और साथ ही महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, और यदि उस प्रदेश की सरकार चाहे तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं, ओबीसी, उसे भी सीट में आरक्षण दे देती है। अरे अब जब इतना ही आरक्षण दे दोगे तो बाकी के जो जनरल कैटेगरी के वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ये चीज है कि भाई आरक्षण जो है इस देने की वजह से महिलाएं आज सरपंच के पद पे कार्य देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो भी कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो पद होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओबीसी वगैरह अगर इसको आरक्षण दे दिया जाता है, ये प्रदेश सरकार की मर्जी है, वो दे या ना दे। ठीक है, तो वहां पे जो है ये भी सरपंच वगैरह के पद पे कार्य देखने को मिलता है। ठीक है, 5वां है राज्य चुनाव आयोग। बेसिकली देखो, प्रदेशों के लिए ये बहुत जरूरी होती है। क्यों भाई? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। अभी हमने देखा था चुनाव कौन का बेसिकली चुनता कौन है? तो चुनती है जनता। चुनती कौन है? जनता। लेकिन वो कैसे चुनेगी, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सब डिसाइड कौन करेगा? राज्य चुनाव आयुक्त करेगा। तो इसीलिए हर एक प्रदेश की सरकार की अहम जिम्मेदारी है कि वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करे। ठीक है, छठा जाता है राज्य वित्त आयोग। बेसिकली देखो, प्रदेशों की सरकार के द्वारा हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाया जाता है। कि जो प्रदेश आयोग होते हैं, जैसे जैसे जो भी स्थानीय शासन होता है उसका 5 साल का कार्य होता है, तो ठीक इसी तरीके से एक नया राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है, एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाया जाता है। इस आयोग में मौजूदा जो स्थानीय शासन है इसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है, उसे कैसे कार्य करना है, कहां से पैसा मिलेगा, सारी की सारी बातें इस राज्य वित्त आयोग के तहत की जाती है। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या बातें कही गई हैं? स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना, इसका चुनाव, 29 विषयों का स्थानांतरण, फिर चौथा जाता है आरक्षण, 5वां राज्य चुनाव आयुक्त, और छठा जाता है राज्य वित्त आयोग। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से पढ़ सकते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पहले तो आप एक जो बेसिक सी भूमिका लिखेंगे, आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी एक। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट है उसकी बात। दूसरी है कि इसका इलेक्शन कौन करता है, चुनाव कौन करता है। और तीसरा है कि कुछ सब्जेक्ट के चुनाव, कुछ सब्जेक्ट का ट्रांसफर किया गया लोकल गवर्नमेंट के लिए। एंड फोर्थ इज दैट कि रिजर्वेशन, फोर्थ क्या है? रिजर्वेशन। फिफ्थ है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना, और या फिर कमीशन जो कम्युनिटी इसकी स्थापना। छठा है स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसकी स्थापना। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया आप सभी को अच्छे तरीके से? तो ये हो गया 73rd संविधान संशोधन। अब बारी आती है 74वें संविधान संशोधन की। ये क्वेश्चन भी आपसे 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, याद रखें, या फिर
4 मार्क्स में, या फिर दोनों को मिला के भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का वर्णन कीजिए। तो एक वही भूमिका हम फिर से लिख देंगे कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा है, लेकिन कौन सा, गांव वाला स्थानीय शासन नहीं, ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ शासन है। ठीक है, सन 1992 में संसद ने इन दोनों को संविधान को पारित किया और लागू कर दिया पूरी तरीके से 1990। ठीक है भाई, अब बारी आती है इसके प्रावधान। तो भैया इसका जो सबसे बड़ा प्रावधान है वो ये है इसके शहरी इलाके के बारे में। तो संविधान के 74वें संविधान संशोधन में ये बताया गया कि शहरी इलाका कौन सा होगा। तो पहली विशेषता ये बताई गई शहरी इलाके की कि ऐसा इलाका जहां पे कम से कम 5000 जनसंख्या, यानी कि इस एरिया में मान लेते हैं अगर शहरी इलाका घोषित करना है तो यहाँ पे कम से कम 5000 लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये रखा गया कि कामकाजी पुरुषों की कम से कम 75% खेती बाड़ी से लगे होने चाहिए। मान लेते हैं इन 5000 में से जो तकरीबन है 400 जो लोग हैं वो काम करने वाले हैं, तो इनमें से 75% यानी कि तकरीबन 320 या 330 के आसपास जो लोग हैं वो कृषि के अलावा अन्य कार्य कर रहे हो। ठीक, तीसरा क्राइटेरिया है कि जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 40 प्रति वर्ग किलोमीटर हो, सॉरी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम 400 व्यक्ति होने चाहिए, तब उसे शहरी इलाका घोषित किया जाएगा। ठीक है, तब वहां पे ये संविधान का 74वां संविधान संशोधन है ये लागू होगा। ठीक है भाई, तो वैसे तो संविधान संशोधन 74वें का मेन जो पार्ट है वो यही है, बाकी जो जो पॉइंट अभी हमने 73वें में देखे थे, ठीक है, जो जो पॉइंट अभी हमने 73वें में देखे थे, मेन पॉइंट वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो हमने प्रत्यक्ष चुनाव की बात की थी, ठीक है, तो वो चुनाव कौन करता है, जनता करती थी, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करती है। आरक्षण यहाँ पे भी दिया गया है, विषयों का स्थानांतरण यहाँ पे भी किया गया है, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त का निर्माण यहाँ पे भी किया गया है और प्रादेशिक वित्त आयोग का निर्माण यहाँ पे भी किया गया है। ठीक है भाई, यानी कि 73वें संविधान संशोधन में हमने जो तकरीबन 6 देखे थे उनमें से जो 4 मेन थे, ठीक है ना, वो इसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, बाकी 74वें का बस एक पार्ट अलग है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो समझ गए ना आप अच्छे तरीके से क्या करना है आपको। देखो मैं आपको समझा ही देता हूं कि 74वां संविधान संशोधन जब आपसे पूछा जाएगा तो पहली विशेषता आप शहरी इलाके की लिखिए। ठीक है, अब शहरी इलाके को लिखने के बाद में आपके सामने जब ये टोटल 6 मार्क्स में आएगा तो आपको क्या क्या लिखना है, फिर आपको इसमें से लिख देना है इसका चुनाव। ठीक है, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं। ठीक है, फिर आपको ये चुनाव लिख देना है, फिर आपको जो विषय का स्थानांतरण है तीसरा पार्ट ये लिख देना है, और चौथे पार्ट के रूप में आरक्षण लिख देना है, 5वें में ये और 6ठे में। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या समझ में आया कि 73वां, ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन है मात्र इसमें एक ही अलग है, वो है शहरी इलाके का वर्णन, बाकी सब अलग है। बस यहाँ पे 73 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था आ जाती है और उसमें शहरी इलाके की बात आ जाती है। ठीक है ना भाई, तो ऐसे आप समझ जाओ। देखिए दोनों हैं एकदम सेम ही सेम, बस मैंने आपको अलग इसलिए समझाया ताकि आपको लगे कि हाँ भाई जब अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप उसे कैसे करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो 73वें संविधान संशोधन के जो मेन पॉइंट है टोटल 5, पिरामिड रूपी संरचना को छोड़ के वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके बच्चों, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, डिस्क्राइब दी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जो आपको यहाँ पे मेन पार्ट लिखना है उसके बारे में, है ना, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे एक लाइन जो वो अंदर चली जाएगी अभी। हाँ, अर्बन एरिया की यहाँ पे बात की गई थी, बाकी स्पेशल जो बात है पहले अर्बन एरिया की बात आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो मेन प्रोविजंस हैं 73rd अमेंडमेंट के वो यहाँ पे आ जाएंगे जो मैंने आपको दिखा दिए थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि जो नगर निगम होता है या फिर जो नगर पालिका होती है इसके कार्य और दायित्व लिखिए। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वैसे ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर कह सकते हैं 4 में भी आ सकता है। सिंपल सा है, नगर निगम या फिर नगर पालिका के कार्य और दायित्व बताने। ठीक है ना, तो क्या होते हैं भाई, सिंपल सा आप देख सकते हैं कि चाहे नगर निगम हो या फिर नगर पालिका हो, क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले कार्य क्या आ गया आप यहाँ पे कि सड़कों का निर्माण करवाना, सड़क का निर्माण और उनका रखरखाव करवाना। ठीक है, साथ ही यदि नगर पालिका में जितने भी नगर आते हैं, गांव आते हैं, उस संबंध में यदि जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसको पूरा करें। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करे और स्वच्छता को बनाए रखे। मेनली बात इसी बात की जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको हटा के, मतलब हटाना नहीं है, जब हटाना है जब आप वहां पे नए मकान बनवा सके। ठीक है ना, तो झुग्गी झोपड़ियों में सुधार करने चाहिए और लोगों को और तेजी से विकसित करवाना चाहिए। ठीक है, चौथा ये है कि सार्वजनिक सुविधा जैसे कि
स्कूल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल वगैरह हो गए, डिस्पेंसरी हो गई, सड़क, ठीक है, ऐसी जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था करवाना, ठीक है, पार्क और खेल के मैदान, बस स्टैंड, यहाँ पर जो है मतलब ये जो है वो बनवाना ताकि लोग आसानी से आ जा सकें, ठीक है, खेल सकें। ओके, पांचवा ये है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर पे सुधार एवं प्रोत्साहन दिया जाए। और छठा ये है कि शहरी वानिकी के साथ साथ शहरी सुविधाओं जैसे उद्यान और बगीचे आदि का निर्माण करवाए। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या, सिंपल सा, सड़कों का निर्माण, रख रखाव, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य, क्योंकि झोपड़ी में सुधार, ठीक है, स्कूल बनवाओ, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क बनवाओ, प्रकाश की व्यवस्था करो रोड पे, पार्क बनवाओ, ठीक है, खेल के मैदान बनवाओ, बस स्टैंड बनवाओ, ठीक है, सांस्कृतिक शैक्षिक स्थान में विकास करो और बाकी चीजें। ठीक है भाई, सिंपल सा आपको समझ में आ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट राइट दी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपैलिटी। क्या है भाई यहाँ पे, म्युनिसिपैलिटी या फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस बारे में आप ये पॉइंट्स यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ से आप इसे इजीली पढ़ लीजिए। और वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना आज का जो मेन पार्ट था चैप्टर नंबर 8 वो एकदम कंप्लीटली और आसान से आसान लैंग्वेज में चैप्टर 8 स्थानीय शासन समझ लिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे तरीके से सारे के सारे पार्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके बच्चों उतना इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। और हाँ, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, क्लास 11 के जो भी बच्चे उनके साथ में। और सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताएंगे कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, ताकि मुझे पता तो चल सके कि हाँ भाई मेरी मेहनत कैसी रंग ला रही है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। बाकी वीडियो में कोई भी शिकायत और डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।